लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके ऑथर थे ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका। इस केस का नाम है अब्दुल अंसार वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह एक क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्सरसाइज करा है। यह जजमेंट मैं पैरा बाय पैरा देखूंगा और आपको समझाता चलूंगा। आपको यह भी समझ में आएगा कि किसी भी जजमेंट को संक्षिप्त रूप से कैसे पढ़ें। आप बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे चालू करा जाए। तो आइए आज हम यह सीखते हैं। इस जजमेंट को ऑनरेबल जस्टिस ने विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला पार्ट है रेलिवेंट फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, मतलब इस केस के तथ्य क्या हैं। अगर हम पैरा 3 देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एपिलेंट है वह अक्यूज नंबर 2 है और इस केस में 3 अक्यूज्ड हैं। अक्यूज नंबर 1 ड्राइवर है, अक्यूज नंबर 2 जिसने अपील फाइल करी है वो उस बस का कंडक्टर है, और अक्यूज नंबर 3 एक सफाई कर्मचारी है। इसके बाद पैराग्राफ में लिखा है कि PW1 का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, उसका नाम है जोसिया और ब्रैकेट में इंजर्ड भी लिखा हुआ है, मतलब उसे किसी प्रकार की चोट लगी थी। केस की स्टोरी ये है कि जोसिया अपनी छोटी बहन जोवन के साथ, जो इस केस में एक और विटनेस है, वह बस स्टॉप पर अपनी स्कूल की बस का इंतजार कर रही थी। और जब बस स्टॉप पे पहुंच गई, उसकी छोटी बहन जोवन तो बस में चढ़ गई और उसकी छोटी बहन के पीछे 2 अन्य लड़कियां भी चढ़ गई, लेकिन बस में बहुत भीड़ थी और इस कारण से जोसिया ने बस में चढ़ने की कोशिश करी और बस में चढ़ने के दौरान उसने एक पैर दरवाजे के पास जो फुटबोर्ड होता है उस पर रखा और उस फुटबोर्ड पर अक्यूज्ड नंबर 3, मतलब जो बस का सफाई कर्मचारी था, वह भी मौजूद था। ऐसा कहना पड़ रहा है कि उसने धक्का दिया जोविया को, जिसके कारण रोड पे गिर गई और वो उस बस के पिछले चक्के के नीचे आ गई। यह बहुत ही भयावह घटना थी। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसको सीरियस इंजरीज ही हुई और उसकी डेथ वगैरह नहीं हुई। इंजरी में उसके पेल्विस में एक फ्रैक्चर हुआ था। इसके आगे ये लिखा है कि एपेलेंट या कंडक्टर की यह गलती थी कि उसने बेल बजा दी, जिसके कारण कि जो अक्यूज नंबर 1 है ड्राइवर, उसने बस चला दी और बस चलने के कारण यह लड़की गिर गई और इसका गंभीर चोटें आई। इसी वजह से अभियोजन ने 2 मुख्य धाराएं लगाई। सेक्शन 279 जो कि बात करता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, कोई भी ड्राइविंग वगैरह करने में, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, अगर आप यह करते हैं और किसी व्यक्ति की जान को खतरा पहुंचाते हैं तो धारा 279 लगती है। और धारा 308 जैसा मैंने बताया, गैर इरादतन हत्या करने की आप कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, तब यह धारा लगती है। इसके अलावा इस केस में एक और विटनेस थी PW2 सिस्टर एल सम्मा, जो कि इन बच्चों की स्कूल टीचर थी। उस टीचर ने भी इस इंसिडेंट की तस्दीक करी कि मेरे सामने यह सारी घटना हुई थी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होएगा कि इसमें एडिशनल सेशंस जज ने ड्राइवर को दोष मुक्त करार दिया, अक्विट कर दिया, और जो कंडक्टर एवं सफाई कर्मचारी थे उनको 308 के अंतर्गत 4 साल की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया। अब हम नीचे आते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करा गया और हाई कोर्ट ने जो सफाई कर्मचारी था जिसके ऊपर यह एलिगेशन थी कि उसने धक्का दिया था, उसको भी हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया और जो सारा दोष था वो बस के कंडक्टर पे डाल दिया गया। कंडक्टर की सजा हालांकि कम कर दी गई, 4 साल से घटा के उसे 1 साल कर दी गई और जो फाइन का अमाउंट था वो बढ़ा दिया, वह 50,000 रुपए कर दिया। इसमें हाई कोर्ट की मुख्य रीजनिंग ये थी कि केस बहुत पुराना है, 17 साल हो चुके हैं और इसीलिए हम इसकी सजा कम कर दे रहे हैं। यह तो हो गया पहला पार्ट, अर्थात फैक्ट्स ऑफ द केस। अब हम इस केस के दूसरे पार्ट पे आते हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स करे हैं अपने अपने फेवर में, यह हम जानेंगे। राइवल सबमिशंस। इस केस में एपेलेंट या कंडक्टर का मुख्य आर्ग्यूमेंट ये था कि धारा 308 के इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे धारा 308 सेटिस्फाई हो रही हो।
यह समझाने के लिए उसने बताया कि मेन गलती सफाई कर्मचारी की थी जो फुटबोर्ड पे चढ़ा हुआ था। उसने हेल्प नहीं करी उस लड़की की, उसने धक्का दिया उस लड़की को, जिसके कारण वह लड़की गिर गई। और कंडक्टर के अगेंस्ट सिर्फ इतनी एलिगेशन है कि उसने बेल बजाई, जिससे ड्राइवर को यह सिग्नल हुआ कि वह अपना व्हीकल स्टार्ट कर दे, एंड एज अ रिजल्ट PW1 या वो जो लड़की थी वह गिर गई और उसे गंभीर चोटें आ गई। और जब ड्राइवर को भी दोष मुक्त कर दिया गया है, जब सफाई कर्मचारी को भी दोष मुक्त कर दिया गया है, तो हमारे अगेंस्ट केस चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा दो और छोटे आर्ग्यूमेंट्स कंडक्टर के द्वारा दिए गए। पहला कि यह केस 17.5 साल पुराना हो चुका है, और दूसरा कि कंडक्टर ऑलरेडी 36 दिन जेल में रह चुका है। इसके विपरीत जो स्टेट का वकील था उसने यह आर्ग्यूमेंट करा कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द अपेलेंट एज अ कंडक्टर टू एंश्योर दैट ऑल द पैसेंजर्स सेफली बोर्ड द बस एट द बस स्टॉप। यह पहली ड्यूटी थी अपेलेंट की, और दूसरी ड्यूटी उसकी ये थी कि उसको बस के दरवाजे भी बंद करने चाहिए थे, और बस के दरवाजे बंद होने के बाद ही वह बेल बजाता, सिग्नल देता ड्राइवर को बस स्टार्ट करने का। जब पता था कि बच्चे बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो उसके तरफ से हम यह मान सकते हैं कि उसने बेल बजाने के समय कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए, और अगर आप ऐसे प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो किसी की मृत्यु तक हो सकती है। कोई भी व्यक्ति फिसल के गिर सकता है, धक्का मुक्की हो सकती है, बहुत प्रकार के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। एवं आखिरी में स्टेट के वकील का कहना पड़ा कि इंजरीज की सीरियसनेस को भी देखा जाना चाहिए। यह तो किस्मत थी PW1 या उस लड़की की जो वह बच गई, वरना उसकी मौत तक हो सकती थी इस केस में। अब हम इस जजमेंट के तीसरे पार्ट पे आते हैं, मतलब अवर व्यू। अपना व्यू बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो मेन विटनेस है, जो लड़की गिरी थी PW1, उसके एविडेंस को पढ़ा। आई विल रीड इट। आई स्टेप्ड माई वन लेग इनसाइड द बस एंड बोर्डेड इट। मैं अपने एक पैर से बस में चढ़ी। बाय द टाइम द बस मूव्ड आई आस्क्ड द क्लीनर टू होल्ड मी। जब बस चली तो मैंने क्लीनर को मुझे पकड़ने कहा, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि वह गिर सकती है। क्लीनर ने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं पकड़ पाया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा नहीं था कि क्लीनर ने उसे धक्का दिया था। यह लड़की खुद ही अपने बयान में कह रही है कि क्लीनर ने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं पकड़ पाया, और इसी दौरान वह लड़की बाहर गिर गई। तो जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी कि क्लीनर ने धक्का दिया है उस लड़की को, यह स्टोरी PW1 के एविडेंस से गलत साबित हो रही है। इसके बाद PW1 का क्रॉस एग्जामिनेशन डिस्कस करा कोर्ट ने, जिसमें PW1 ने यह बताया कि उसको बस में चढ़ने की जल्दी इसीलिए थी क्योंकि बस टिकट और जो बस में पैसे देने होते हैं वह पैसे उसके पास ही थे, उसकी छोटी बहन के पास नहीं थे। अगर वह नहीं चढ़ती तो उसकी छोटी बहन को बहुत दिक्कत हो जाती उस बस में। इसके अतिरिक्त जो एक और महत्वपूर्ण विटनेस है, सिस्टर एलसम्मा, जो उन बच्चों की टीचर थी, उसने यह बताया कि काफी बच्चे बस में चढ़ गए थे, लेकिन उसने डिसाइड करा कि वह बस में नहीं चढ़ेगी क्योंकि बस ओवर क्राउडेड थी। फिर उसने यह बताया कि घंटी बजी और बस चलना चालू हो गई, जिसके कारण वह लड़की फुटबोर्ड से गिर गई। और जो लास्ट एविडेंस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करा वो विक्टिम की छोटी बहन का स्टेटमेंट था। छोटी बहन का स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के थोड़ा अगेंस्ट जा रहा था। उसका कहना था कि मैं अपनी छोटी बहन को कह रही थी कि दीदी आप दूसरी बस ले लीजिए, इस बस से मत आइए, लेकिन मेरी दीदी नहीं मानी और उसने इसी बस में चढ़ने की कोशिश करी, और उसी दौरान कंडक्टर ने बेल बजा दी। तो यह सारा एविडेंस है जो कोर्ट ने डिस्कस करा। अब हम देखेंगे कि कोर्ट ने लॉ क्या डिस्कस करा है जिसके आधार पर सजा दी गई है कंडक्टर को। सबसे पहले कोर्ट ने केरल मोटर व्हीकल रूल्स ऑफ 1989 डिस्कस करे हैं। इसमें रूल 89 का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया है कि इसमें इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंडक्टर नॉट टू इंटरफियर विथ पर्सन्स माउंटिंग एंड प्रिपेयरिंग टू माउंट अपॉन एनी अदर व्हीकल। मतलब ये उसकी स्पेसिफिक ड्यूटी है कि कोई भी व्यक्ति बस में चढ़ने का प्रयास कर रहा है तो उस प्रयास में किसी भी प्रकार की बाधा कंडक्टर नहीं डालेगा। यह उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। फर्दर कोर्ट ने एविडेंस वापस डिस्कस करा और यह पाया कि छोटी बहन और टीचर दोनों यह बोल रहे थे कि उसी समय बेल बजी है जब विक्टिम बस में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, और इसको हमें डिसबिलीव करने का कोई भी रीजन नहीं है।
फिर पैरा 11 में कोर्ट मुख्य मुद्दे पर आई सेक्शन 308। कोर्ट का यह व्यू था कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि घंटी बजाने से उस लड़की की मौत हो जाएगी, इसका अंदाजा कंडक्टर को था। यह सही है कि बस ओवर क्राउडेड थी, यह भी सही है कि क्लीनर फुटबोर्ड पर खड़ा था, लेकिन इससे उस लड़की की मौत हो जाएगी ऐसा इन्फरेंस नहीं ड्रॉ करा जा सकता है। और इसीलिए अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का ऑफेंस नहीं बनता है, गैर इरादतन हत्या की कोशिश का ऑफेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट कोर्ट ने यह जानने की कोशिश की, अगर गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं बन रहा है तो फिर कौन सी धारा का मामला बन रहा है, कौन सा छोटा ऑफेंस है, माइनर ऑफेंस है जिसमें कंडक्टर को सजा दी जा सकती है। इसके लिए कोर्ट ने सेक्शन 338 ऑफ आईपीसी पढ़ा, जिसकी हेडिंग है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। इसमें लिखा है whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life or personal safety of others shall be punished। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे कि किसी की जान को खतरा हो सकता है, पर्सनल सेफ्टी को खतरा हो सकता है और उस व्यक्ति को सीरियस चोटें आती हैं, तो आप 338 में पनिशेबल करे जा सकते हैं। इस आधार पर कोर्ट का कहना पड़ा कि कंडक्टर को बस ड्राइवर को सिग्नल देने से पहले यह वेरीफाई कर लेना था कि सारे पैसेंजर्स बस में सेफली चढ़ गए हैं या नहीं, और यह क्लियर है कि उसने ऐसी प्रिकॉशन और केयर नहीं ली। इसलिए ऐसा कहना उचित होगा कि एपेलेंट रैशली और नेग्लिजेंटली अपनी ड्यूटी को केयरफुली नहीं परफॉर्म करा, जिसके कारण विक्टिम को ग्रीवियस हर्ट हो गई और उसका पेल्विस फ्रैक्चर हो गया। अंतिम में यह सब आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 338 के अंतर्गत कंडक्टर को दोषी माना और यह भी बोला कि केस 17 साल से ज्यादा पुराना है, इसीलिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स 6 महीने की सजा पर्याप्त होगी इस केस में। साथ ही साथ 25,000 रुपए अलग से विक्टिम को देने का भी ऑर्डर करा कोर्ट ने। यह मुख्य बिंदु थी इस केस की। आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में, आप मुझे जरूर बताइएगा। और मेरा तो आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि चलती बस या चलती ट्रेन में कभी चढ़ने का प्रयास ना करें, किसी भी प्रकार की अनहोनी या दुर्घटना हो सकती है, थोड़ा लेट ही आप पहुंच जाएं वो ज्यादा बेहतर है। यह केस पढ़ के हमें क्लियरली समझ में आता है कि चलती बसों में चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है। अब जो अंतिम में आप पैराग्राफ देख रहे हैं इस जजमेंट के, पैरा 16 और 17, इसमें कोर्ट अपने ऑर्डर को कैसे इंप्लीमेंट करना है केवल यह बता रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। धन्यवाद।